नमस्कार। डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। अब की बार पाकिस्तान ने हद पार कर दी है। आतंकियों की हमदर्दी के मकड़ जाल में जकड़े पाकिस्तान ने भारत पर हमले की नापाक कोशिश की है। पाकिस्तान ने बीती रात भारत के 15 शहरों को टारगेट करके मिसाइल दागी, जिसे भारत ने परख झपकते ही नाकाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक भारतीय सैन्य ठिकाने टारगेट पर थे, लेकिन भारत ने S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद से पाकिस्तान के हमले को हवा में ही हवा कर दिया, नाकाम कर दिया। जनरल मुनीर के इरादों को मिट्टी में मिला दिया और भारत की ओर आंख दिखाने की पाकिस्तान की हसरत भी धरी की धरी रह गई, जो हमेशा धरी की धरी ही रहेगी। इधर भारत ने लाहौर में बने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ड्रोन हमले में रावलपिंडी स्टेडियम पूरी तरह तबाह हो गया, जिसके बाद PSL का मैच रद्द कर दिया गया है। अब कहां खेलेंगे क्रिकेट। आज पाकिस्तान पर करीब 25 ड्रोन अटैक किए गए हैं, जिसमें अलग अलग 9 शहर निशाने पर थे। निशाना बनाया गया उन शहरों को। इस वक्त पाकिस्तान और POK में मुनीर की आर्मी दहशत में है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई सवाल उठते हैं। सवाल यह है कि भारत पर हमले की कोशिश करके क्या पाकिस्तान युद्ध के लिए भारत को उकसा रहा है? और भारत ने पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को टारगेट करने की हिम्मत आखिर कैसे की? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 1971 जैसी जंग का प्लॉट तैयार हो चुका है? जैसे भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश की स्थापना कराई, तो क्या इस बार बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा? क्योंकि बलोचों पर मुनीर की आर्मी का जुल्म पूरी दुनिया को अच्छे से पता है। आज इन्हीं अहम मुद्दों पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा। ये हमारी सेना का शौर्य है कि मैं इस वक्त कॉफी पीते हुए डिबेट कर रहा हूं। पाकिस्तान के लोग क्या पी रहे होंगे खून के घूंट के सिवा, मैं कह नहीं सकता। चलिए पैनल से इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। आज कौन कौन होगा हमारी इस डिबेट में, और बड़ी खूबसूरती के साथ आज हम आपको भारत पाकिस्तान के नक्शे पर समझाएंगे कि पाकिस्तान के कौन कौन से एरिया को हमने तबाह किया है, टारगेट किया है, वो कहां कहां पर है। यहां पूरा मॉडल है मेरे पास हिंदुस्तान पाकिस्तान का। कुछ ही पलों में आपको वो भी दिखाएंगे। पैनलिस्ट से इंट्रोडक्शन ये रहा। प्रेम शुक्ला होंगे हमारे साथ आज, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड KK सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ होंगे। दीपक वोरा, पूर्व राजनायक, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अकुश श्रीवास्तव, सीनियर जर्नलिस्ट, यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड UK देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कर्नल रिटायर्ड US राठौर, रक्षा विशेषज्ञ, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और कहता हूं जय हिंद की सेना। जय हिंद। मैं डिबेट की शुरुआत करता हूं सबसे पहले प्रेम शुक्ला साहब से। प्रेम शुक्ला जी, जिस तरीके का एक्शन ऑपरेशन सिंदूर के तहत जारी है, इसकी सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, और इस बात की भी बधाई कि जिस तरीके से हमारे 15 सैन्य ठिकानों को तबाह करने की कोशिश कल रात पाकिस्तान ने की, उसका ख्वाब ही रह गया और हमेशा ये ख्वाब ही रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान ऐसा करके आखिर चाहता क्या है, किस बात का इशारा कर रहा है? जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, पाकिस्तान जो ख्वाब देख रहा है, उसके ख्वाबों को किस तरह से चकनाचूर करना, ये भारत की सेना भली भांति जानती है। हमने तो जो ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, तो भारत ने पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे संयम के साथ सिर्फ आतंकवादी कैंपों को ही टारगेट किया जी। किसी भी नागरिक प्रतिष्ठान को, किसी भी सैन्य प्रतिष्ठान को भारत की सेना ने टारगेट नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान, जो मक्कारी के लिए जाना जाता है, पाकिस्तान ने भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को टारगेट बनाने का दुस्साहस किया। पाकिस्तान ने LOC के किनारे बसे हमारे नागरिक ठिकानों पर हमले किए, गोलीबारी की, मोर्टार से गोले दागे, हमारे कुछ जो लोग उसमें बलिदान भी हुए। लेकिन जो उन्होंने हवाई हमले किए, उन हवाई हमलों को किस तरह से निष्प्रभ करने में भारत की डिफेंस कामयाब रही, कारगर रही, ये पूरी दुनिया ने देखा।
और आज भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है उससे पाकिस्तान किस तरह से कांप रहा है, किस तरह से पाकिस्तान के संसद में उनका पूर्व मेजर गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, अल्लाह ताला के सामने जो है दुआएं कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान की हिफाजत हो जाए, यह भी पूरी दुनिया देख रही है। भारत पहले किसी पर भी हमला नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने हमला करने का दुस्साहस किया है तो उस हमलावर की मांद में घुसकर उसको किस तरह से सबक सिखाना, यह भारत भली भांति बारंबार प्रदर्शित कर चुका है। बावजूद इसके जिस तरह से कुत्ते की दुम वर्षों भी अगर पाइप में रखी जाए तब भी सीधी नहीं होती, उसी तरह से पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तानी सेना के आका सुधरने के लिए राजी नहीं है। लेकिन यह निश्चित समझें कि अगर वो सुधरे नहीं तो इस बार जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाएंगे, यह संकेत भारत की सेना ने दे दिया है। चलिए, प्रेम शुक्ला जी ने ब्रीफ कर दिया। मैं मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब का रुख करूंगा। के सिन्हा साहब, सवाल यह है कि प्रेम शुक्ला बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने उसके रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं किया, हमने वहां के मासूम लोगों को टारगेट नहीं किया, हमने किसी भी तरीके से उनके मिलिट्री कैंप को, आर्मी कैंप को टारगेट नहीं किया था। लेकिन कल रात उन्होंने जिस तरीके से हमारे 15 मिलिट्री कैंप्स को टारगेट किया, उसके बाद क्या कहना है आपका, क्या एनालिसिस है आपका? पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकत आखिर क्यों की है? हालांकि उसका एयर डिफेंस सिस्टम हम उसके जवाब में तबाह कर चुके हैं और उसे उसके हिमाकत का जवाब दे चुके हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जैसे कह रहे थे कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, मैंने कुछ कुत्ते बिना दुम वाले भी देखे, उनकी दुम काट दी जाती है। रॉटवाइलर की। जय हिंद अनुराग। सबसे पहले तो आपको और पूरे देशवासियों को, आपके चैनल में पहली बार अभी बात कर रहा हूं, जो 7 मई को आपने देखा था हमारी पराक्रम, और कल रात में आपने एक बहुत पराक्रम देखा जिसके अंदर में इस बार जो ये थी, और ठीक है पाकिस्तान के कुत्ते के आपने आधी कान तो काट ही ली थी इस पाकिस्तान में, उसके बाद बार बार आप उसको मारते हैं, बस सही है। वो जो एक प्रोवर्ब है बहुत ही अच्छा है कि कुत्ते के दुम को आप डालते हैं। मगर देखिए जो आप अभी जो हम कर रहे हैं, हम वो बहुत बड़ा संकल्प है, और उस संकल्प के अंदर में पाकिस्तान को ये भी बता दिया गया था कि नॉन स्केलेटरी है। नॉन स्केलेटरी का मतलब है ठीक है हमने आपको कर दिया, आपके तबाह कर दिए जितने भी, क्योंकि आपने तबाह 9 जो टारगेट किए हैं तो उनके जितनी मरकज, दो मरकज थे, जितनी तंजीमें हैं उनकी हमने बहुत बड़ी तबाही की है। और ये एक संदेश था कि आप करेंगे, चुन चुन कर तो मारी जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर में। कौन कर रहा है ये हम आपको बताने की जरूरत नहीं। 27 लोग मारे गए हैं अभी उसका जो मेन, जैसे मोहम्मद का। अब कल की बात करते हैं, 7 और 8 की रात में की जो बात है, यदि वो हमारे अवंतीपुर हम ले, अवंतीपुर जो नदन बॉर्डर हमारा लगता है, जिसको हम नॉर्दर्न कमांड करते हैं, नॉर्दर्न थिएटर कहते हैं, और उसके बाद वेस्टर्न थिएटर है जो हमारे पंजाब का इलाका है, इसमें हमारा बीकानेर, हमारा राजस्थान का इलाका है, और गुजरात का इलाका है। तो नीचे गुजरात में भुज जो क्या पूरा जो बातचीत चल रही है 15 शहरों का, जिसमें 7 शहर पंजाब के हैं बड़े, और राजस्थान के भी, जो यदि आप बीकानेर को लीजिए तो बारमेंट में, फलौदी, उत्तर लोई, ये जैसलमेर। और एक चीज़ क्या आप मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू देशवासियों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। देखिए हमारे 2 एयर डिफेंस लेयर सिस्टम्स हैं, और केवल 4 इन देशों के पास एक कैपेबिलिटी है, अमेरिका, रशिया, इजराइल, इंडिया। इंडिया ने ये कैपेबिलिटी, ये शायद पहले बार आप उसका रिट्रीब्यूशन देख रहे हैं कि आपने एक पत्ते तक को नहीं मारा जब आपने इतनी दूर तक मिलिट्री एरिया में। आपका ये कहना है कि उसने हमारे सिविल जो कि ऊपर में वो कर रहा है, हमारे वो सोचता है कि शायद हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारे मुस्लिम भाई हैं जो LOC के साथ साथ रहते हैं, वो देश के साथ हमारी फौज में भी आते हैं, उनको, उनके फैमिलियों को यदि वो मारता है अखनूर तक में, वो हम उसका रिट्रीब्यूशन तो कर रहे हैं, वो तो सीखेगा। जो बड़ी बात मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि यदि आप अभी दें या बाद में, हम जो लोगों को समझना बहुत जरूरी है, ये पाकिस्तान के लिए नहीं,
केवल हमने जो ठीक है, मैं समझूंगा, आपका इशारा समझेंगे। के सिन्हा साहब, मैं आऊंगा, लौट के आपके पास आऊंगा। कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौर साहब, अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमें बताएं कि किस तरीके से ये जो ड्रोन अटैक पाकिस्तान पर किए गए हैं, हमारे साथ मॉडल है सर, आइए प्लीज। यहां आप अगर बताना चाहें कि किस तरीके से हमने कौन कौन से शहरों को पाकिस्तान के टारगेट किया है, ये जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं सुबह से लेकर अब तक, किस किस इलाके में हुए? जैसा कि आप जानते हैं कि 7 तारीख को भारत ने मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया था जी, और उसमें हमने पंजाब के प्रोविंस पाकिस्तान पंजाब में 4 टारगेट्स और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 5 टारगेट्स जी जी। कल रात में 7-8 की रात को पाकिस्तान ने जो हिमाकत करी, 1971 के ऑपरेशन से उन्होंने टेम्पलेट निकाला और सीमावर्ती सभी जगहों में 15 इलाकों में उन्होंने, अवंतीपुरा मतलब आप यहाँ से लें श्रीनगर से भुज, उन्होंने मिसाइल फायर की। ठीक है, लेकिन उस वक्त हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था और सतर्क था। ये सारे मिसाइल्स हमने मार गिराए। वो गिराने के बाद अभी क्या सिचुएशन हुई, सुबह खबर आनी शुरू हुई कि लाहौर में, यहाँ पर लाहौर आपका पड़ेगा, यहाँ आप पिन पॉइंट कर सकते हैं उसको। जी हाँ जी, ये आपका लाहौर पड़ेगा जी, और आप इस तरीके से अगर देखें तो इस जगह पे आपका इस्लामाबाद पड़ेगा। ठीक है, राइट। और इसी के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे अमृतसर समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपका अमृतसर पड़ेगा। तो यहाँ पर लाहौर में क्या होता है सुबह कि यहाँ पर ड्रोन अटैक्स होते हैं। ये पता नहीं चल रहा था कि कौन कर रहा है, और काफ़ी ड्रोन अटैक हो रहे हैं। तभी पता चला चकवाल में भी हो रहे हैं, शेखुपुरा में भी हो रहे हैं, ऐसे करके कोई 6-7 जगहों पर ड्रोन अटैक हुए और वो चीज़ बढ़ती जा रही थी जी। तो अभी ये बात हो रही थी, सब सोच रहे थे कि हो सकता है बलोचिस्तान भी, लेकिन उसी वक्त जब डिफेंस मिनिस्टर ने कॉन्फ्रेंस की और हमारे को बताया गया कि ये भारत ने ड्रोन अटैक किए जी, तो ये रात की बात जब हुई और पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन और मिलिट्री टारगेट्स को इंगेज करने की कोशिश की जी, तो भारत ने कहा एनफ इज एनफ, और वहाँ पर लाहौर में और ये दोनों जगहों में मिलाकर लाहौर और रावलपिंडी जो कि इस्लामाबाद का एक ट्विन सिटी है, इस पे हमने 50 ड्रोन अटैक किए। ठीक है, तो यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है, यहाँ डिमोरलाइज हुए हैं, लाहौर में नेवल कॉलेज हुआ है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे एक ड्रोन ने लाहौर में स्थित एक चाइनीज एयर डिफेंस रडार को नष्ट कर दिया। तो अभी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का अटेम्प्ट फेल हो चुका है। 7 तारीख के बाद पाकिस्तान तिलमिलाया बैठा हुआ है, और रात में 7-8 की रात में उसने कोशिश की, पूरा 1971 का टेम्पलेट उसने उठाया, नीचे भुज तो ऊपर अवंतीपुरा तक उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, वो हमने मार गिराया। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? मुझे ये जानना होगा कि उसने जो 71 का टेम्पलेट निकाला कि करने की कोशिश की है, उसमें उसको ये अंदाज़ा नहीं था क्या कि हमारा जो सिस्टम है S-400 वो इन सबको नाकाम कर देगा, या उसको क्या गफलत थी, या उसके पास इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, इतनी छोटी छोटी भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि हम कितने अपने बॉर्डर के पास। पाकिस्तान जब भी ऑफेंसिव शुरू करता है तो बॉर्डर की जितनी एयरफील्ड्स हैं जी, उनको टारगेट करता है। हमारी सारी बॉर्डर की एयरफील्ड 1971 में भी टारगेट हुई थी, तो वो उन्होंने किया। S-400 के बारे में गफलत ये रही होगी कि S-400 के 5 स्क्वाड्रन हमको आने थे, उसमें से सिर्फ 3 आए हैं। तो ये सोच रहा होगा कि शायद कि हमने ऑपरेशनलाइज नहीं किया है या क्या भी है। वो S-400 को हमने डिप्लॉय किया हुआ था। कल रात में S-400, आकाश सिस्टम, ये सारे सिस्टम ने मिलके जिस तरीके का टारगेट, उस तरीके से हमने मारा। फैक्ट रिमेन्स कि हमारे सारे हमने मिसाइल गिरा लिए, न सिविल को कोई नुकसान हुआ न मिलिट्री टारगेट्स को। दूसरा एक सवाल ये और उठता है, रावलपिंडी का जो एयर डिफेंस सिस्टम उनका जो था वो जो नष्ट हुआ है, वो कितना बड़ा नष्ट हुआ है और उससे
कितना पाकिस्तान तिलमिलाया होगा, या ये कि पाकिस्तान में अब बिल्कुल अफरा तफरी की स्थिति होगी? सुबह जो ये आवाज आने लगी कि एकाएक लाहौर में हो रहे हैं ड्रोन अटैक, फिर आया रावलपिंडी में हो रहे हैं। लाहौर में जो खबर आई थी कि यहाँ पर एक चाइनीज एयर डिफेंस रडार को नष्ट किया गया है, बाद में फोटोग्राफ्स भी आने लगी। एकाएक वो चीज शिफ्ट होती है, रावलपिंडी में हो रहा है, चकवाल में हो रहा है, शेखुपुरा में हो रहा है। तो यहाँ पर सिचुएशन अभी कुल मिला के जो अभी दिखाई दे रही है कि रावलपिंडी इनका एक्सपोज है, इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है यहाँ पर, और लाहौर में भारत ने एट विल कम से कम 3 से 4 घंटे तक ड्रोन से अटैक किए। ये अभी सिचुएशन आज की है। रात में क्या बिल्डअप होता है देखने वाला होगा, लेकिन अभी तक भारत ने इनको जवाब दिया है। और अनुराग जी, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि वो भ्रम टूट गया, वो अभी लिहाज टूट गया कि हमने टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया, टेररिस्ट को निशाना बनाया। अब पाकिस्तान ने खुल करके मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया, वो मिसाइल्स उसने फायर किए हैं सिविलियन टारगेट्स पे। तो यहाँ से लड़ाई किस मोड़ पे जाएगी? बिल्कुल। क्या इसे लड़ाई कहा जाए या पूरी तरीके से? नहीं, ये युद्ध है। ये अब युद्ध है, इसके आगे क्या इसको और हम नाम दे सकते हैं? लेकिन दीपक बोरा सर, क्या 1971 वाली गलती पाकिस्तान दोबारा करने की हिम्मत कर सकता है? भाई ठीक है, उनका रक्षा बजट हमसे बहुत कम है, लेकिन समझ तो कम से कम इतनी होगी उनको कि हमारा रक्षा बजट कितना है और अब हमारे पास क्या क्या सिस्टम है। इसके बावजूद क्या वो ये हिमाकत कर सकता है जो उसने 1971 में की? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया सर। आपके साथ रहता हूँ, कर्नल साहब हैं हमारे जर्नलिस्ट, सीनियर कॉलीग हैं, बहुत कुछ सीखता हूँ। लेकिन अगर आप इजाजत दें, मैं कुछ बताना चाहता हूँ 71 की वॉर के बारे में। 3 दिसंबर 1971 वॉज अ फ्राइडे। उस समय सर मैं दूरदर्शन पर प्रोग्राम किया कर, आपका तो जन्म भी नहीं हुआ था, प्रोग्राम आप लोग किया करते थे, यूथ प्रोग्राम। मुझे आदेश आया 7 से 7:30 शाम को, तो आई वाज टोल्ड कि भाई जंग का ऐलान हो गया, जल्दी दौड़े आओ। तो मैं दौड़ा गया दूरदर्शन पे, और मुझे जो हमने वहां कहा कि मेरी की जंग लग गई है, हमारी सेना संभाल लेगी, आप अपना रोज का काम करिए। 10 दिसंबर सर अभी तक मेरे माइंड में फ्रेश है। हमने कहा देखिए 1 हफ्ता हो चुका है, बस थोड़ा सा देर और, अब फिर आप देखिए। और फिर 17 दिसंबर को विक्ट्री सेलिब्रेशन, 16 को सरेंडर हुआ, 17 को। सो ये 3 फ्राइडेज मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं आपके पास आना चाहता हूं सर, इफ यू परमिट। मैं चाहता हूं कि आप ये देखें जो मैंने हाथ में पहना, अगर आप दिखा सकते हैं, ये ऑब्सीडियन का ब्रेसलेट है। ऑब्सीडियन चगाई हिल्स में पाया जाता है बलूचिस्तान में, और चगाई हिल्स वो है जहां इनका न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। और आइडिया ये था कि अगर लीकेज हो जाए, लोग मरे तो बलोच मरेंगे, पंजाबी नहीं मरेंगे। ये देखिए एरोगेंस इन लोगों की। तो जो बलोच लोग देख रहे हैं, एक हमारे बेटे ने, बलोच बेटे ने मुझे न्यूयॉर्क में 3 साल पहले दी थी। उन्होंने मुझसे ये कहा था, एम्बेसडर उसी दिन पहनना जब हम आज़ादी के करीब होंगे। बेटा आज मैंने पहना है, और मैं आपसे कहता हूं बलोचिस्तान अब आपकी आज़ादी आपके बिल्कुल सामने है। तो ये मैं बताना चाहता था। वो बच्चा जरूर प्रोग्राम देख रहा होगा। बट थैंक यू वेरी मच सर, बेवकूफ़ी कर बैठे हैं। अब 2 उसके सामने, उसके पास तो ड्रोन थे ना, हमारे पास ड्रोनाचार्य है ना, तो वो क्या करेगा? अब उसके पास 2 ही संकल्प हैं। एक तो वो मैड मुल्ला मुनीर। बाय द वे, अभी तक का कर्नल साहब सर जो लॉस हुआ है, अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे, ओवर 1 बिलियन में 9 शून्य होते हैं डॉलर पाकिस्तान को वो जो खर्च किया, जो हमने सिस्टम बर्बाद कर दिए। वो मैड मुल्ला मुनीर के लिए तुम ये कर रहे हो। होता कौन है वो? उसने तो आप लोगों को ये बोला था कोई बात नहीं, यहां पे फायर करो, बोलो इंशाअल्लाह, फिर वो वहां पहुंच जाएगा। द मैन इज अ रेमिंग लूनेटिक, इज अ डिसग्रेस टू पाकिस्तान। और दूसरा वो जो है, क्या नाम है उस आतंकी का, अजहर मसूद, हाफिज जो भी नाम है उसका, हाफिज सईद अजहर मसूद। अब इनको, अब अगर आप एक तो शायद चला भी गया है, एक शांति ले लीजिए। अच्छा सर, अगर आप माफी कर चाहता हूं आपके साथ। अरे नहीं सर, साफ तौर पर यह कहा गया है भारत की तरफ से कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और यह तब तक जारी रहेगा, जैसा कि हमारे रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं, जब तक कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो जाती, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। कहना चाहूंगा, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और जिस ग्रेसफुल तरीके से भारत ने अपनी बात रखी थी, 2 हमारी महिला वीरांगनाएं जो आकर के जिन्होंने बात की थी, और मिस्री साहब ने जिस तरीके से बातचीत रखी थी, जिस संयम के साथ बात रखी थी, वो अपने आप में अद्भुत, अनुकरणीय
और अकल्पनीय है, जो देश और पूरे विश्व को समझना चाहिए कि कैसे चीजों को पेश किया जाता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, एक जैसे आपने कहावत सुनी होगी, बंदर के हाथ में उस्तरा। अब बंदर के हाथ में उस्तरा होता है तो वो कहीं का कहीं मारता है, और हम ये देख और सुन चुके हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने वो पाव भर के परमाणु बम का भौकाल दिखाता फिरता है कि भाई परमाणु बम हमने कब के लिए रखा। वहां की संसद में भी ये सवाल उठते हैं। सवाल ये है कि जब हमने उसके आतंकी ठिकानों को टारगेट किया तो वो हमारे मिलिट्री ठिकानों पर नजर गड़ाने लगा, उनको टारगेट करके मिसाइल छोड़ने लगा। अब हमने उसका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया है। आपको क्या लगता है, बंदर ये उस तरह कहां चलाएगा? अपने ऊपर भाई, सबसे पहले तो ये कि भारत के लोगों को अब पूरी तरह से ये मन बना लेना चाहिए कि हम युद्ध की स्थिति में हैं। तो एक युद्ध की स्थिति में जो देश होता है उसके नागरिक जिस तरह से व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार हम लोग करना चाहिए। ठीक है। खुद सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पर आ चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सर्वदलीय बैठक में भारत सरकार की तरफ से बहुत स्पष्टता से रक्षा मंत्री की तरफ से बताया जा चुका है कि हम ये सब कर चुके हैं और अगर ये कुछ और हुआ तो हम करेंगे। कल पुंछ में जिस तरह से नागरिकों को निशाना बनाया है पाकिस्तान ने, उसके बाद ये संभव ही नहीं था कि हमारी सरकार, हमारी सेनाएं पीछे हटती। अब दो तीन बातें जो बहुत स्पष्टता से जो दुनिया भी देख रही होगी। अभी किसी हमारे सैन्य विशेषज्ञ ने बताया कि हम दुनिया के 4 देशों में है जो ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसको जरा यूं समझिए कि इन कमांड रहते हुए ऐसी पोजीशन में इस तरह की लड़ाई लड़ने वाले कितने देश दुनिया में हैं, ये भी सवाल पूछना चाहिए। और दुनिया के लोग ये सवाल अब पूछ रहे होंगे क्योंकि हम हमेशा इजराइल की बात करते हैं, उनके आयरन डोम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उनके एयर डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं। हमने भी वो करके दिखाया। हमारे 15 शहर निशाने पर थे, लेकिन कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई अब तक। हमारा स्वर्ण मंदिर उनके निशाने पर था, हमने वो होने नहीं दिया, लेकिन हमने जहां जहां तय किया वो करके दिखाया। एक बात हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हमने उनके टेररिस्ट जो लॉन्च पैड थे, टेररिस्ट जो ट्रेनिंग सेंटर थे, वहां निशाना किया और उन्होंने हमारे मिलिट्री बेस पर निशाना किया। इसको आप समझिए, उनका पूरा देश ही टेररिस्ट बेस कैंप है। जरा ये समझेंगे तो हम लोगों को शब्दावली चुनने में थोड़ी और आसानी होगी। पाकिस्तान टेररिस्तान है, पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है। जब मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, अभी जो रऊफ अजहर मारा गया, ये सारे लोग स्टेट फ्यूनरल के हकदार हो जाते हैं जो आतंकवादी मरते हैं। इनको कहां से आईएसआई और सेना की तरफ से समर्थन मिल रहा होता तो वो देश पूरी तरह से उसी तरह से चल रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, जो पश्तून कह रहे हैं, जो सिंधी कह रहे हैं, जो बलोच कह रहे हैं, उसको भी जरा ध्यान से सुनिए। खैबर पख्तूनख्वा में वो पिट रहे हैं, बलोचिस्तान में कल भी 15 उनके सैनिक मारे गए। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि भैया इनको जन्नत जाने का शौक है, भारतीयों से लड़कर, हिंदुओं से लड़कर, हिंदुस्तानियों से लड़कर, इनको जाने दो, हम ये मौका इनके हाथ से नहीं छीनेंगे। ये जो पंजाबी, जो लाहौरी, ये जो इस तरह की बात जिसको कहते हैं पाकिस्तान में जो उनका पंजाब सूबा है, जहां के सारे हुक्मरान हैं, सारे आतंकवादी हैं, सारे कट्टरपंथी हैं। और मैंने जो कल कहा था, मैं आज कह रहा हूं, इस मजहबी कट्टरता वाली सोच को ध्वस्त करना है। ठीक है। पूरा भारत साथ खड़ा है, दुनिया भी हमारे साथ खड़ी। ठीक है, मैं लौटूंगा हर्षवर्धन जी। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी हमारे साथ हैं। सर, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान का, ये 4 साल पहले उसने चीन से लिया था, वो मेड इन चाइना था। कितना चलता था, कितना नहीं चलता था, कहा नहीं जा सकता, और आगे भी कितना चलता। लेकिन ये कितना बड़ा डेंट है पाकिस्तान के लिए। सवाल यह है कि जो रात में उसने हिमाकत की है, अब इसके बाद पाकिस्तान क्या कर सकता है? क्या वो इस स्थिति में है कि कल रात जैसी हिमाकत एक बार फिर करने की कोशिश करे? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी फिलहाल जो हो रहा है, उभय पक्ष एक दूसरे के यहाँ पे ड्रोन भेज रहा है। इसको हम बोल सकते हैं प्रोबिंग अटैक, यानी उभय पक्ष एक दूसरे को छेड़ रहा है ये देखने के लिए कि दूसरा पक्ष कितना तैयार है, उसका रिएक्शन टाइम कितना है। जब ड्रोन भेजा जाता है, वो अपनी एयर डिफेंस सिस्टम्स को कब, कितने सेकंड में या कितने मिनट में एक्टिवेट करता है। उसकी जो सर्विलेंस रेडार्स हैं उनको ऑन किया जाता है। जाहिर बात है, जैसे ही ड्रोन विपक्ष में जाता है तो उसके जो मिसाइल गाइडेंस रेडार हैं उनको ऑन किया जाता है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इन चीजों को मॉनिटर करके ये ड्रोन जो हैं इनको अपने कमांड सेंटर में भेज देते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर कहते हैं। इस दौरान क्या होता है कि उभय पक्ष एक दूसरे को जांच रहा है कि उसकी डिप्लॉयमेंट कहां पर है।
आप शत्रु के एरिया में एक ड्रोन भेजेंगे तो उस एरिया में आपको रफली आइडिया है कि 3 एयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं, लेकिन उनकी प्रिसाइज लोकेशन आपको मालूम नहीं है। तो जब आप इस ड्रोन को भेजते हैं, शत्रु के वो 3 एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं और बॉर्डर के इस तरफ हमारी जो AEW एयरक्राफ्ट है, जैसे नेत्रा एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, वो जैसे ही शत्रु के एयर डिफेंस सिस्टम अपने रेडार को या अपने मिसाइल गाइडेंस रेडार को ऑन करते हैं, हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो कि बॉर्डर के इस तरफ है उसको तुरंत मॉनिटर कर लेता है और ट्रायंगुलेशन से उसकी लोकेशन पता कर लेता है। ये युद्ध के पहले की स्थिति है, इसकी दरकार क्यों पड़ती है? अगर कल परसों युद्ध चालू हुआ तो जाहिर बात है पाकिस्तान के पहले तो मैं बताता हूं कि युद्ध कब चालू होगा। देखिए, युद्ध आमतौर पर तभी चालू माना जाता है, ट्रिगर पॉइंट, जब पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जहाज हैं वो LOC या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके भारत में कूच करें, या पाकिस्तान की आर्मी जो है, जो LOC और IB के साथ डिप्लॉयड है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके उनके टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां भारत के अंदर प्रवेश करें। ये शुरुआत होगी युद्ध की। पार्लियामेंट की सेशन नहीं बुलाई जाती, CCS बैठती है, प्रधानमंत्री जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि मैं समझ गया। देवनाथ जी, मैं लौटूंगा आपके पास। US राठौर जी, जैसा देवनाथ जी कह रहे हैं कि युद्ध की शुरुआत तब होती है जब लड़ाकू विमान एक दूसरे की एयर स्पेस में घुसते हैं, सरहद में घुसते हैं। हमारे रफाल को तो जरूरत है नहीं, 300-400 किलोमीटर उसकी स्ट्राइकिंग रेंज है, तो हम यहां बैठे पाकिस्तान को तबाह कर सकते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान ये गलती करेगा? देखिए, युद्ध में पाकिस्तान को या भारत को मजबूरन एयर स्पेस वायलेट करना ही पड़ेगा आपको अटैक करने के लिए। ठीक है। उस वक्त जो है क्या सिचुएशन होगी, किसका पड़ला भारी होगा, वो बात की बात है। तो पाकिस्तान के एयरफोर्स को हम कम नहीं आंकेंगे, हमको आंकना भी नहीं चाहिए। लेकिन युद्ध की शुरुआत का आगाज, जैसे ग्रुप कैप्टन देवनाथ कह रहे थे कि स्टेटमेंट ऑफ वॉर हमेशा एयर पावर करती है। अभी तक हम ये सोचते रहे, लेकिन ड्रोन के आने के बाद, मिसाइल्स के आने के बाद एयर पावर का तो वायलेशन हो ही चुका है। तो नेवी है, एयरफोर्स है या लैंड आर्मी है, ये शुरू हो जाएगा। आपके जो बात है कि कश्मीर में जिस तरीके की जम्मू कश्मीर में अभी ट्रांस एलसी फायरिंग हो रही है, वो मैं नहीं समझता कि युद्ध से कम हालात हैं। तो फॉर्मल युद्ध का कब होगा ये आगाज, वो हम सोचते हैं कि कई बहुत थोड़े से स्टेप्स हम दूर रह गए हैं। अगर कोई पाकिस्तान इसमें बैकआउट नहीं करता है तो मेरे ख्याल से कि ये सिचुएशन बहुत जल्दी एस्केलेट होने वाली है। ठीक है। दीपक वोरा सर, कितना कमजोर होगा पाकिस्तान? बेशक राठौर सर कह रहे हैं कि हम दुश्मन को कमजोर नहीं आंक सकते, नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी, बट पाकिस्तान के अंदर के हालात देखा। अभी देखिए, उसके चीनी हथियार भी कमजोर साबित हो रहे हैं। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम तो ध्वस्त हो ही चुका है, चीन के हथियार भी बहुत कमजोर साबित हो रहे हैं। चलिए, फिर भी मैं कहता हूं कि उसको कमजोर मत आकिए, लेकिन अंदर से वो जितना कमजोर है, खैबर पख्तूनख्वा में जितना वो POK में कमजोर है, तालिबान उसके पीछे है, जिस तरीके से बलूच आर्मी उसके सैनिकों को मार रही है, अपने अंदर घायल हालत में पाकिस्तान हम पर कितना घातक हो सकता है? सर, कर्नल साहब ने आपको अपनी असेसमेंट दी है, बट मेरा ये मानना है सर, और फिर से मैं जाता हूं टू चाणक्य एंड टू अदर पीपल जो एक्सपर्ट्स थे इंटरनेशनल अफेयर्स में, मेरा ये मानना है कि उसकी ताकत नहीं है सर। सबसे बड़ी कमजोरी तो ये है कि चीनियों ने जो माल भेजा है उसकी इंस्ट्रक्शंस चाइनीज में है, जो ये पढ़ नहीं पाते, इनको पता नहीं क्या करना है उसके साथ। उन्होंने उर्दू में अभी तक उसका तर्जुमा नहीं किया है। लेकिन बेसिकली सर, इन्हीं का ये जो मैड मुल्ला मुनीर है, आपको याद होगा ये अपने कैडेट्स को एड्रेस करते हुए पासिंग आउट में बोला, वी आर अ सॉफ्ट स्टेट। आपको याद है सर, इसने पाकिस्तान के बारे में टर्म यूज किया था, सॉफ्ट स्टेट। इसको मालूम नहीं है उसका मतलब क्या है। शायद किसी ने इसको बोल दिया होगा, सर ये कह दो, उसने कह दिया, पढ़ा लिखा तो है नहीं, हाफिज कहता अपने आप को, बाकी कुछ नहीं आता। सॉफ्ट स्टेट का सर, मैं तो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूं, पहली बार 1968 में गुनर मर्डल जो स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने प्रयोग किया था इस शब्द का। उसका मतलब होता है 4 चीजें नहीं होती उस देश में। लीडरशिप नहीं होती उस देश में, डिसिप्लिन नहीं होता, वहां की आर्थिक व्यवस्था खत्म हो जाती है, और वहां की आर्मी नपुंसक होती है। ये खुद कह रहा है कि मेरी आर्मी नपुंसक है। एक नहीं है, आपने देखा होगा पाकिस्तान की सड़क से लेकर संसद तक परमाणु बम की बातें हो रही हैं। अच्छा ठीक है सर, अपनी जेब में डाल के इधर ले आना, बॉर्डर पे फोड़ देना उसको।
आत्मघाती हमलावर एक भेज दो, ही विल हैव अ न्यूक्लियर, कितने 100 ग्राम का होता है 50 ग्राम का? वो 250 ग्राम के। अच्छा 250 ग्राम का अपने आप पाकिस्तान पाव भर के परमाणु बम हमने ऐसे ही नहीं रखे, वो ये कहते हैं। चलिए उनको खा लीजिएगा, भोजन तो है नहीं आपके पास, शायद आपका पेट भर जाएगा उसके साथ। एरेंट नॉनसेंस। अब मेरा मानना है सर कि ये लोग कहेंगे यूएन में जाएंगे ना, अब तो अपील करेंगे क्योंकि चिट्ठी लिखेंगे सेक्रेटरी जनरल को, देयर इज अ थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और फिर वहां से जब एक ही जवाब रहता है यूएन सेक्रेटरी जनरल के पास, संयम बरतो, तो बोलेंगे जी हमने उसकी बात मान ली है, हमारे पास इतनी ताकत थी लेकिन फिर भी हम संयम बरत रहे, तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे। यू वॉच दिस, अगले 48 घंटे में यही होने वाला। प्रेम शुक्ला जी, हमारी पॉलिसी है कि हम पहले हमला नहीं करते, लेकिन सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान अपने ऊपर हमला बता रहा है। परमाणु बम की धमकी के बीच हमने देखा कल किस तरीके से 15 हमारे मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया उसने, हालांकि वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ। सवाल यह है कि रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यह युद्ध की आहट है, हम युद्ध में जा रहे हैं, क्या यह सही है? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कल बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे आदरणीय विदेश सचिव जी ने, मिश्री जी ने कहा था, हम नॉन एस्केलेटरी हमने जो है वो काम किया था। हमने सीधे सीधे टेरर कैंप्स को टारगेट किया था। अब अगर पाकिस्तान खुद को जो है आतंकवादियों को सिविलियन मानता है, वो ओसामा बिन लादेन को सिविलियन मानता रहा है। ओसामा बिन लादेन के खिलाफ, आतंक के खिलाफ युद्ध में धुरी बनने के नाम पर अमेरिका से खैरात लेता रहा और ओसामा बिन लादेन को एबोटाबाद में पालता रहा। तो पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवादियों को सिविलियन मानता है, जिस तरह से कल आतंकवादियों की मौत पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने, पाकिस्तान के जो है आर्मी चीफ ने जिस तरह से रिथ भेजी उसको, उससे यह साफ हो गया है कि उनकी आर्मी, उनका प्रशासन, उनकी सरकार आतंकवादियों को जो है वो अपना खुदा मानती है, आतंकवादियों के साथ खड़ी रहती है। तो हमने आतंकवाद पर हमला किया है, और आतंकवाद के हमले के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारे सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का प्रयास किया है, इसका साफ संकेत है कि पाकिस्तान युद्ध में झोंकना चाहता है इस क्षेत्र को, और इसकी गलती की उसको सजा देना यह भारत का दायित्व बन जाता है। जिस तरह से पाकिस्तान युद्धोन्माद पर आमादा है, जिस तरह से पाकिस्तान के हुक्मरान बार बार परमाणु हथियार उठाने की धमकी देते रहे, जिस तरह से पाकिस्तान ने कल भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया, जिस तरह से पाकिस्तान ने एलओसी के पर मोर्टार चलाए, ये सब जो है युद्धोन्माद की घोषणा है। और ऐसे युद्धोन्माद पर आमादा पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाना भारत का धर्म है, और उस धर्म का निर्वाह जो है राष्ट्र धर्म के रूप में भारत निश्चित तौर पर करेगा। ठीक है। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हमारे साथ हैं। के सिन्हा साहब, आप दोनों मुल्कों के लोगों के लिए कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त, मैंने कहा था मैं लौटूंगा आपके पास, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए अनुराग, पहले तो जो अभी डिस्कशन हो रही है कि क्या युद्ध का आगाज है, क्या हम कोई कह रहा था कि प्रोबिंग कर रहे हैं, कुछ रेकी कर रहे हैं, तो जरा मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो मैं समझता हूं और क्लियरिटी है। राठौड़ साहब ने कहा कि हम युद्ध के नज़दीक हैं या कुछ। देखिए, ये जो हम सिल्वर स्क्रीनों में देखते हैं कि टैंकें घुस गई, गाड़ियाँ गई, फायरिंग हो रहा है, वो युद्ध है। युद्ध तो आपके हाइब्रिड वॉर तो लास्ट 30 साल से वो कर रहा था, उनका लास्ट आगाज उसके बाद जो हमारे एग्जीक्यूटिव लीडर ने बताया 26 लोगों की निर्मम हत्या हो गई, और हमने उसके बाद जो एक्शंस हुआ है ऑपरेशन, हाँ यदि हम उसको केवल कहेंगे कि ये ऑपरेशंस हैं, ऐसे ही 71 वॉर का नाम भी एक ऑपरेशंस दिया गया था जी। ऑपरेशन सिंदूर जो आप देख रही हैं, ये कोई युद्ध का आगाज या युद्ध का विराम नहीं है, ये युद्ध शुरू है। वाटर वॉर इज द मिलिट्री डायमेंशंस ऑफ वॉर। आपके 15 सीटों को टारगेट किया है, उसका रिटेलिएशंस हैं, उसके एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर में बर्बाद कर दिए जाते हैं। ये युद्ध नहीं तो क्या है? 740 किलोमीटर के रेंज में कंप्लीट आर्टिलरी इंक्लूडिंग हेवी आर्टिलरी खुली हुई है। 15 लोग हमारी तरफ मारे गए हैं। प्लीज बी नोट, ये आपने कहा ना हमारे देशों के लोगों को आप बताएं, हमारे देशों के लोगों को प्लीज, वी आर इन वॉर। प्लीज, आप कहेंगे वह आप वॉर मॉन्गर हैं,
वॉर मॉन्गर नहीं होते हैं। वॉर का केवल लास्ट फेज नहीं होता है कि 13 दिन में हमने सब समेट दिया। वॉर 71 में अप्रैल के महीने से लड़ा गया था और कोई शक नहीं था। मेरे फादर भी उस समय थे, उनको एब्सोल्युटली शक नहीं था ये कि 71 की लड़ाई में हम कहीं पीछे हैं या हमने अभी शुरू किया 13 दिन। ये कहानियां चलती हैं टेलीविजन चैनलों में। दूसरा, पाकिस्तान को ये मैं बता दूं, देखिए पाकिस्तान के लोगों के 25 करोड़ लोगों के मैं उनको जो आपकी देश टूटने के कगार पे नहीं, टूट गई है। ये अंदर से भी सिविल का आपका ये चीज हो चुका है। यदि आप इस नापाक आर्मी को, जो कि केवल कत्ल-ओ-गारत करती है और झूठे चीजों को लेकर के, उसकी आपने 2 डिस्ट्रीब्यूशन देखी है। पहला आपने देखा 7 मई की रात को और 7-8 की रात को आपने देखा है कल। ये ऐसा नहीं है, ये आपको बता दूं। कोई कहता है ना कि देखिए ये आधी अधूरी जो बातें होती हैं कि S-400 चल पड़ा। अरे भाई, हमारा 2 इंटीग्रेटेड डिफेंस लेयर सिस्टम है और आपको ये मानना पड़ेगा, इसमें आकाश है, S-400 बराकेट है, तनुष्का है, ये जो आप बात करते हैं मीडियम रेंज सैम है, इसमें इगला है, ये टोटल इंटीग्रेटेड है। तो हम ये नहीं कहते कि, क्योंकि ये जानना जरूरी है, केवल S-400 से हम नहीं चले। S-400 का एक भी गोला शायद चला नहीं होगा, वो स्ट्रेटेजिक टारगेट के लिए है। ठीक है, हमने उसको एक्टिवेट किया, उसके रडार से, उसके कमांड कंट्रोल सिस्टम को, उसके ट्रैकिंग सिस्टम को, और ये ऐसा इंटीग्रेशन पूरा वेस्ट नॉर्दर्न फ्रंट और हमारा वेस्टर्न फ्रंट में हुआ है। तो ये आप मत भूल करें। उसने हमारे 2 मेजर बेसेस हैं बाड़मेर में, उत्तरलाई और फौलादी, अभी आप सुनेंगे, उसको उन्होंने टारगेट किए। तो ये चीजें हम इसको कहीं भी भुलेखे में मत आए कि आगाज हो गया है। मैं आपको शायद इस चीज से मैं सहमत नहीं हूं। वी आर इन वॉर एंड प्लीज ऑल द, ये कोई वॉर की मॉन्गरिंग नहीं है। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अगर वॉर शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान के टुकड़े होंगे नहीं, हो चुके हैं के सिन्हा साहब के मुताबिक, तो फिर इस हिसाब से पाकिस्तान कितने दिन इस जंग में टिक पाएगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबी लड़ाई भारत के साथ पाकिस्तान करने की स्थिति में है, क्योंकि भारत के साथ जब वो लड़ रहा है तो सिर्फ भारत के साथ लड़ाई नहीं है। उसकी लड़ाई अगर हम देखें तो क्वाड नेशंस पूरी तरह से भारत के साथ खड़े। चाइना अपने हथियार दे सकता है, जिसकी दुर्दशा दुनिया ने देख ली। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, इसमें बार बार जरूर ये चर्चा करनी चाहिए, चाइना को भी अपने जो इक्विपमेंट है, अपने जो उसके जो भी मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उस सब का एक अंदाजा लग गया होगा, एक उसकी औकात क्या होती है वो भी पता चल गई होगी। क्योंकि जब कई बार हम कहते हैं ना कि एक कहीं आप तीर निशाना लगा रहे हैं और दूसरे को भी उससे कुछ एहसास हो जाए, तो मुझे लगता है भारत का ऑपरेशन सिंदूर ये कर रहा है। दूसरा, बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, कई बार हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत को और खुलकर जाना चाहिए। मैंने भी कुछ बलोच वहां के लोग हैं उनसे बात की थी, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि हम भारत से और ज्यादा समर्थन चाहते हैं। अभी जब से ये पिछले 3 दिनों में ये सब शुरू हुआ है, सोशल मीडिया पर भारत सरकार ने पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको बैन किया, लेकिन जो बलोची हैं उनको ओपन कर रखा है। और ये स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा है। आप वहां देखेंगे तो वो वीडियो भेज रहे हैं कि हिंगलाज माता की जय, वो वीडियोज भेज रहे हैं कि बलोचिस्तान का नक्शा, बलोचिस्तान का झंडा, बलोचिस्तान के गीत, बलोचिस्तान किस तरह से हिंदुओं के साथ, भारत के साथ उनका क्या रिश्ता है। एक तरह से कहें तो पाकिस्तान अब उस पाकिस्तान में भी घिर रहा है। यानी मोटा मोटा अगर कहें तो पंजाब अकेला, पाकिस्तान वाला जो पंजाब है वो अकेला पंजाब बचने वाला है। वो तीनों तरफ से उधर से घिरेगा, इधर से भारत ने उसको घेर रखा। और मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि भारत सरकार को जो LOC है उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय सेना को सौंप देना चाहिए। ये वो अवसर है। हमने एक बार 1971 में उनके 93,000 सैनिकों के सरेंडर के बाद जो कुछ छोड़ दिया था, वो हमें दोबारा इसको कहते हैं ये अवसर भी मिला है। कई बार कहते हैं ना कि जब अवसर आपको मिलता है तो उसको उपयोग कर लेना चाहिए। तो हमने वॉर शुरू नहीं की, हमने कोई प्रोवोकेशन नहीं किया, हम कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है उसके बाद पाकिस्तान का अस्तित्व तो नहीं होना चाहिए। इसकी बुनियाद नाजायज थी, अवैध थी, वो अवैध अब अपनी जगह जाने को तैयार, वो वैध हो जानी चाहिए। अकुश श्रीवास्तव जी, एक चीज हम भूल रहे हैं, वो ये है कि ठीक है पाकिस्तान पीछे से
बलूच से घिरा है, तालिबान से घिरा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है हमें पता है, आगे उसके हिंदुस्तान है जिसके तोप के गोले उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। पाकिस्तान खुद जहां खड़ा है वहां भी तख्ता पलट की पूरे चांसेस हैं। ऐसी स्थिति में कितना कमज़ोर है पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान कमज़ोर है ये मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, लेकिन उस कमज़ोर को भी हमें ताकतवर मान करके अपनी ताकत वैसे ही लगानी चाहिए। हाँ। ताकि वो बिल्कुल अपना फन फिर ना उठा पाए। आज कल में उसको सबक सही मिल गए होंगे, लेकिन अभी जो गुर्राने वाले जो लोग बैठे होते हैं या रोने वाले लोग, अभी एक देख रहे थे पाकिस्तान का एक सांसद जो है वो अल्लाह से मांग रहा था, हिफाजत मांग रहा था। तो अल्लाह भी उन्हीं की रक्षा करते हैं जो पाक हों। ये पाक तो है नहीं, ये तो बिल्कुल नापाक लोग हैं। और अगर नापाक लोग हैं तो उनके साथ क्यों अल्लाह जाएगा, क्यों भगवान जाएगा? तो इसलिए इनकी स्थिति बहुत कमज़ोर है। ये मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, ये दिमागी रूप से कमज़ोर हैं, ये आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ये रणनीतिक रूप से कमज़ोर हैं, ये सामरिक रूप से कमज़ोर हैं। और ऐसे में इन सभी कमज़ोरों को कोई भी देश पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकता। और अब पूरी दुनिया उनके समर्थन में नहीं सामने आ रही है। ये बहुत संतोष की बात है भारत के लिए। लेकिन भारत को जो मौका मिला है, जैसे मौका मिला है, अब एक बार कम से कम, हमेशा के लिए तो मैं नहीं कह पा सकता क्योंकि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन एक लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाना ही होगा। इस समय की जो हालात है उससे तो कम से कम यही बात सामने आती है। प्रेम शुक्ला जी, जब हम पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाने की बात करते हैं तो फिर इस वक्त मौका बहुत अच्छा है। वहां पर आतंकियों को राजकीय सम्मान दिया जा रहा है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। आज भी हमने देखा कि उनके शव जा रहे थे और सेना सैल्यूट मार के वहां पर खड़ी हुई थी। FATF में काली सूची में, ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कराने की कोशिशें जो हैं वो इस वक्त प्राथमिकता पर होनी चाहिए। इस दिशा में क्या जानकारी है आपके पास? नहीं, FATF में तो एक बार उसको ग्रे लिस्ट में डाल चुके हैं, उसको ब्लैक लिस्ट में डालने का प्रयास तो किया ही जाना चाहिए। ठीक है।